नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन और उसके काइंड्स। लेकिन प्रोनाउन और उसके काइंड शुरू करें इससे पहले आइए हम लोग फैमिलियर होते हैं कुछ वर्ड मीनिंग से। ओके, दीज वर्ड मीनिंग्स विल हेल्प यू इन बैंकिंग एंड एसएससी एग्जामिनेशंस। ये आपको बैंकिंग और एसएससी की एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करने वाले हैं। ओके, तो द फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज रिगार्ड। पहली वर्ड मीनिंग है रिगार्ड। रिगार्ड मतलब आदर करना या सम्मान करना, एंड इट्स अ वर्ब, ये वर्ब है। तो रिगार्ड से रिलेटेड कुछ और भी वर्ड मीनिंग है, जैसे कि रिस्पेक्ट, एस्टीम, वेनरेट, और इन सब का मतलब होता है आदर करना या सम्मान करना। फिर से देखें, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, एस्टीम और वेनरेट, इन सब का मतलब होता है आदर करना, सम्मान करना। इट्स अ वर्ब, ये वर्ब भी है। एंड रिस्पेक्ट इज वर्ब एज वेल एज नाउन। रिस्पेक्ट जो है वो वर्ब के साथ साथ नाउन भी है। ओके, जहां एक और ये वर्ब है तो दूसरी ओर नाउन भी है। सेंटेंस कैसे होने हैं? बी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ओके, बी आउट टू रिस्पेक्ट, बी आउट टू रिगार्ड, बी आउट टू स्टीम, बी आउट टू वेनरेट आवर पेरेंट्स। इनमें से कोई भी हम वर्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एज अ नाउन हम लोग कैसे रिस्पेक्ट को यूज करते हैं? तो यू शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर योर पेरेंट्स। यू शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर योर पेरेंट्स, यहाँ शुड हैव के बाद नाउन के रूप में आ रहा है रिस्पेक्ट। ओके, द नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज रिस्पेक्टेड। तो देखिए ये रिस्पेक्ट से ही बना है रिस्पेक्टेड, वेनरेट से बने हैं वेनरेबल। इन दोनों का मतलब होते हैं आदरणीय या पूज्य, पूजनीय भी हो सकते हैं। एंड दैट्स एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। ओके, इट इज द एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। ये दोनों रिस्पेक्टेड एंड वेनरेबल। जैसे महात्मा गांधी वाज वेरी रिस्पेक्टेड। महात्मा गांधी बहुत ही सम्माननीय थे मतलब अभी भी है। महात्मा गांधी वेरी रिस्पेक्टेड अमंग अस, हम लोगों के बीच में वो बहुत ही रिस्पेक्टेड है। ठीक है, द नेक्स्ट इज, अच्छा किसी काम के लिए कोई रिस्पेक्टेड है तो उसके साथ प्रीपोजिशन फॉर लगता है। रिस्पेक्टेड फॉर समथिंग। ओके, जैसे रिस्पेक्टेड फॉर हिज ऑनेस्टी। मिस्टर मोहन इज रिस्पेक्टेड इन हिज सोसाइटी फॉर हिज ऑनेस्टी। ओके, कंसेंट। कंसेंट का मतलब होते हैं सहमत होना या फिर स्वीकार करना, और कंसेंट का मतलब जब सहमत होना और स्वीकार करना होते हैं इट्स अ वर्ब, तो उस समय ये वर्ब होता है। ओके, और एक और बात जान जाए इसमें कि कंसेंट जो एक वर्ब है इसके साथ प्रीपोजिशन लगता है टू। कंसेंट टू समबडी, कंसेंट टू समथिंग। Here SB stands for somebody and STH stands for something। याद रखेंगे आप लोग कि जब जब मैं SB लिखूंगा तो समझ जाए आपकी वो somebody लिखा हुआ है, someone लिखा हुआ है, और STH for something। STH यहाँ पर हम लोग something के लिए शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, तो कंसेंट का मतलब होता है सहमत होना, कंसेंट का मतलब होता है स्वीकार करना, और इसके साथ प्रीपोजिशन आते हैं टू। कंसेंट टू समबडी, कंसेंट टू समथिंग। ओके, मतलब किसी व्यक्ति से सहमत होना या किसी चीज से सहमत होना। जैसे हम कह सकते हैं आई कंसेंट टू यू, मैं आपसे सहमत हूं। आई कंसेंट टू योर आइडियाज, मैं आपके आइडियाज से सहमत हूं, आपके विचारों से सहमत हूं। ओके, नाउ कंसेंट मतलब समन्वय भी होते हैं, और जब कंसेंट का मतलब समन्वय होगा तो दैट विल बी अ नाउन। उस समय वो एक नाउन की तरह यूज हुआ है। The next is nas, G-N-A-S-H, this is nas। G साइलेंट है, यहाँ पर G साइलेंट होते हैं, ठीक है ना। तो नास मतलब होते हैं दांत पीसना या दांत कड़कड़ाना। ओके, सेंटेंस, ए मंकी इज सिटिंग इन द ट्री एंड इट वाज डांसिंग। फिर से मैं सेंटेंस थोड़ा करेक्ट बोलता हूं। देयर वाज ए मंकी इन द ट्री, एक मंकी था पेड़ पर, एंड इट वाज नासिंग, और वह दांत कड़कड़ा रहा था, अपने दांत पीस रहा था, दांत बजा रहा था। ओके, इन द ट्री मैं बोल रहा हूं, ऑन द ट्री नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मंकी जब भी होगा तो पेड़ पर बैठा होगा। जब पेड़ पर मंकी बैठा होगा तो उसके ऊपर, नीचे, अगल बगल पेड़ की डाल शाखाएं होंगी, और उस समय वो सराउंडेड यानी घिरा हुआ होगा उससे।
ओके, तो उस समय प्रीपोजिशन हम लोग लगाएंगे इन। ओके, द नेक्स्ट इज क्रून। क्रून का मतलब होते हैं धीरे धीरे गुनगुनाना या भनभनाना। ओके, हु इज क्रूनिंग इन द किचन, कौन किचन में गुनगुना रहा है या भनभना रहा है। बॉदर, बॉदर मतलब होते हैं परेशान करना, और बॉदर मतलब परेशानी भी होती है। तो जब बॉदर का मतलब परेशान करना होंगे तो दैट विल बी अ वर्ब, वह काम होगा, एंड इट विल बी अ नाउन, सॉरी इट विल बी अ वर्ब, उस समय वो वर्ब होगा। और जब बॉदर का मतलब होता है परेशानी तो दैट विल बी अ नाउन। ओके, सेंटेंस देखें, डोंट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो। ओके, नाउ राइट इट डाउन आल्सो। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द प्रोनाउन। व्हाट डू वी मीन बाय प्रोनाउन, हम लोग प्रोनाउन से समझते क्या है, आइए जानिए। एक्चुअल में सब जो प्रोनाउन है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। द फर्स्ट वर्ड इज प्रो एंड द सेकंड वर्ड इज नाउन। ओके, प्रो प्लस नाउन। कोई भी नाम अपने आप में एक सेंस रखता है, तो प्रोनाउन का मतलब क्या होगा, प्रो स्टैंड्स फॉर फोर, प्रो का मतलब फोर होते हैं, और नाउन मीन्स एनी नाउन, ए नाउन। तो प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ, प्रोनाउन का मतलब हो गया फॉर अ नाउन। फॉर अ नाउन मतलब नाउन के लिए, यहीं से इसकी जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। क्या होता है प्रोनाउन, तो प्रोनाउन होता है फॉर अ नाउन, नाउन के लिए, मतलब नाउन के लिए जो वर्ड आए वो प्रोनाउन होते हैं। जो वर्ड नाउन के लिए आते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। ठीक है जी, नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए नाउन के बदले में जो शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। ओके, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन स्टीड ऑफ ए नाउन और नॉन इक्विवेलेंट। ओके, पहले हम लोग लिखते हैं उसके बाद इसको समझते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, a pronoun is a word which is used in a stead of a noun or noun equivalent. In the stead of noun or noun equivalent. Pronoun क्या होते हैं, a pronoun is a word, a pronoun is a word means pronoun वैसा शब्द होता है which is used, जिसका उपयोग किया जाता है, in stead of, in stead of का मतलब होते हैं कि स्थान पर, in stead of का मतलब होता है के स्थान पर या के बदले। इन स्टीड ऑफ ए नाउन मतलब नाउन के स्थान पर या नाउन के बदले, और या फिर नाउन इक्विवेलेंट या संज्ञा के समतुल्य शब्द, नाउन के इक्विवेलेंट शब्दों के बदले। एक बार फिर देख लें, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन वैसा शब्द होता है विच इज यूज्ड, जिसका उपयोग किया जाता है, इन स्टीड ऑफ ए नाउन, एक नाउन की जगह पर या नाउन के बदले, और या फिर नाउन इक्विवेलेंट मतलब नाउन के इक्विवेलेंट, संज्ञा के समतुल्य शब्दों के बदले में। अमूमन अब तक आप यही पढ़े होंगे कि जो नाउन के बदले में आए वो प्रोनाउन है, लेकिन साथ ये भी जान जाए कि नाउन इक्विवेलेंट के लिए भी जो यूज होता हो, नाउन इक्विवेलेंट के जगह पर भी जो यूज हो, उसे भी हम प्रोनाउन करते हैं। अगर नाउन इक्विवेलेंट क्या हो रहा है, ये एक नया शब्द आपके लिए आ रहा है, तो आइए समझे कि नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है। ओके, नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है नाउन की तरह, नाउन नहीं बल्कि नाउन की तरह। अगर नाउन की तरह क्या है, समझे इस बात को कि नाउन की तरह क्या होता है, व्हाट इज दिस नाउन इक्विवेलेंट। ओके, जैसे देखिए, जैसे आजकल मैं एक एग्जांपल ऐसे देता हूं, आपने जिरंड पढ़ा होगा कभी, या पार्टिसिपल जिरंड पढ़ा होगा आपने, या फिर आपने पढ़ा होगा इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव विद टू। तो जिरंड को वर्बल नाउन कहा जाता है,
इन्फिनिटिव विद टू को या इन्फिनिटिव को भी वर्बल नाउन कहा जाता है। वो वर्बल नाउन है, एक्चुअल में है वर्ब, लेकिन वो नाउन के रूप में भी यूज होते हैं। ठीक है वो वर्ब, लेकिन वो नाउन के जैसे भी यूज होते हैं, जिरंड और इन्फिनिटिव, है ना। तो वो नाउन नहीं है, लेकिन नाउन के जैसे यूज होते हैं, तो वो हो गया नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट। अब इसको ऐसे हम समझें एक एग्जांपल के जरिए। आपने देखा होगा बॉलीवुड में एक एक्टर ऋतिक रोशन, ओके, एक पहले एक्टर आए थे जो अब नहीं आते उनकी मूवी, वो अब आते नहीं, नाम है हरबन बवेजा। बहुत सिमिलर थे वो किसके, ऋतिक रोशन के। उन्हीं की तरह कदकाठी, उन्हीं की तरह चेहरा, उन्हीं की तरह डांस वांस। तो हरबन बवेजा और ऋतिक रोशन दोनों एक तो व्यक्ति है नहीं, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। लेकिन क्या हुआ, हरबन बवेजा चूंकि ऋतिक रोशन के जैसे मिलते जुलते हैं, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही दिखते हैं, तो हम कहेंगे कि हरबन बवेजा जो थे वो ऋतिक रोशन के क्या थे, वो उसके इक्विवेलेंट थे, उनके जैसा। वो नहीं, उनके जैसा। तो नाउन नहीं हो, लेकिन नाउन के जो जैसा काम करे वो कहलाएगा नाउन इक्विवेलेंट। समझ में आ रही बात। जैसे हो जाएंगे जिरंड, जैसे हो जाएंगे इन्फिनिटिव विद टू। ठीक है, तो जान जाए कि नाउन के बदले में जो आए वो भी प्रोनाउन होता है, और साथ ही नाउन इक्विवेलेंट के बदले में जो आए दैट इज आल्सो प्रोनाउन, वो भी प्रोनाउन ही होता है। ओके, जैसे सेंटेंस हम लोग देखते हैं, एग्जांपल पहले मैं समझा दूं आपको। रामू इज अ बॉय। रामू गेट्स अप early in the morning. Early in the morning. Ramu goes to a school at 9 a.m. ये 9 है, आई मत समझ लिया। At 9 a.m. Ramu returns at 4 p.m. Okay. Ramu reads at night. Now let us say this again. फिर से सेंटेंस को देखते हैं लोग। सेंटेंस में एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है, रामू इज अ बॉय, रामू गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, रामू गोज टू स्कूल एट 9 a.m, रामू रिटर्न्स एट 4 p.m, रामू रीड्स एट नाइट। रामू एक लड़का है, रामू प्रातः सुबह में जगता है, रामू 9 बजे स्कूल जाता है, रामू 4 बजे लौटता है, रामू रीड्स एट नाइट, रामू रात में पढ़ता है। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक नाउन है रामू, ठीक है, और उसके बाद उस रामू उस नाउन की बार बार रिपीटेशन हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। आप देखें, एक बार यूज होने के बाद उस रामू को हमने बार बार यूज किया है। तो द रिपीटेशन ऑफ द नाउन इज नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड। नाउन की जो रिपीटेशन है बार बार, नाउन की जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड, वो अच्छा नहीं समझा जाता। इट इज राइट बट नॉट परफेक्ट। ये सेंटेंसेस सही हैं, लेकिन क्योंकि नाउन की बार बार रिपीटेशन हो रही है, इस वजह से वो अच्छे नहीं दिखते। तो क्या होना चाहिए, तो इंग्लिश ग्रामर में नाउन को बार बार रिपीट नहीं करना है, हमें नाउन की जगह पर उसके बदले में कोई ऐसा वर्ड लाना है जो नाउन का स्थान ले सके। ओके, तो नाउन के बदले में जो आए वही कहलाता है प्रोनाउन। एक बात और मैं यहां बताना चाहूंगा कि प्रोनाउन आता तो है नाउन के बदले में, लेकिन वो अपना सेंस नहीं रखता, बल्कि उसी नाउन को रिप्रेजेंट करता है जिस नाउन के बदले में उसे लाया जाए। ठीक है, देखिए, रामू इज अ बॉय, रामू एक लड़का है, और इस बार रामू की रिपीटेशन हो रही थी, तो इस रिपीटेशन को रोका गया है और इसकी जगह पर प्रोनाउन का यूज किया गया है। ओके, सेम नाउन की रिपीटेशन बार बार नहीं होती है।
तो नाउ रामू इज ए बॉय, रामू को हटा करके, इस नाउन को हटा करके उसके बदले में एक वर्ड लिखा जा रहा है प्रोनाउन, और वो प्रोनाउन आएगा लड़के के लिए ही। उसके बाद में बोल रहा हूं ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर से रामू को हटाया जा रहा है और नाउन के बदले में जो आएगा वो प्रोनाउन होगा। नाउन के बदले में, रामू के बदले में फिर से आएगा ही, रामू के बदले में आएंगे ही, रामू के बदले में कौन आएंगे? ही आएंगे। ओके, अब देखें हम सेंटेंस क्या हो रहा है। रामू इज अ बॉय, रामू एक लड़का है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह प्रातः सुबह में जगता है। वह 9 बजे स्कूल जाता है। वह 4 बजे लौटता है। वह रात्रि को पढ़ता है। यहाँ पर नाउन के बदले में, रामू जो एक नाउन था उसके बदले में ही आया, तो जो नाउन के बदले में आता है वो प्रोनाउन होता है। और साथ ये भी जान जाए कि वो प्रोनाउन अपना अर्थ नहीं रखेगा बल्कि उसी नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। उसे भी हम लोग देखें कि रामू एक लड़का है, वह प्रातः सुबह में जगता है। वह कौन प्रातः सुबह में जगता है? रामू। ठीक है, हमने ही बोला लेकिन ही ने किसको दर्शाया? नाउन रामू को, जिसके बदले उसको लिखा गया था। वह 9 बजे स्कूल जाता है। वह कौन 9 बजे स्कूल जाता है? रामू। फिर से ही ने रामू को दर्शाया जिसके बदले वो आया था। ओके, वह 4 बजे लौटता है। वह कौन 4 बजे लौटता है? रामू। वह रात्रि में पढ़ता है। वह कौन रात्रि में पढ़ता है? रामू। इसका मतलब ही जो प्रोनाउन है, जो नाउन के बदले में आया है, वो बदले में जरूर आया है, नाउन के बदले में जरूर आया है, लेकिन वह अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि वह उसी नाउन को रिप्रेजेंट करता है जिस नाउन के बदले में उसे लिखा गया है। तो प्रोनाउन की कंप्लीट डिफिनेशन ये हुई कि प्रोनाउन ऐसा शब्द है जो नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के बदले में आता है और आकर के उसी नाउन को रिप्रेजेंट करता है, अपना कोई सेंस नहीं रखता है। ओके, तो इसके कुछ और एग्जांपल अभी हम लोग देखते हैं। फर्स्ट राइट इट डाउन। आप देखें, अभी आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और इनमें से हम लोगों को प्रोनाउन को पिक आउट करना है, प्रोनाउन को चुनना है। द फर्स्ट सेंटेंस इज, पहला सेंटेंस है, चिल्ड्रेन आर नॉटी, दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। चिल्ड्रेन आर नॉटी, बच्चे नटखट हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, वे लोग मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे नटखट हैं, वे लोग मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बताइए वे लोग कौन क्रिकेट खेल रहे हैं? बच्चे। हम लोग लिखे हैं वे लोग, लेकिन वे लोग किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बच्चों को। और बच्चे क्या है? नाउन है। तो नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड आता है, नाउन के बदले में जो शब्द आता है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? प्रोनाउन। दैट इज द प्रोनाउन। ओके, द नेक्स्ट इज, he bought a car, उसने एक कार खरीदी। It was new, यह नई थी। He bought a car, उसने एक कार खरीदी। उसने एक कार खरीदी और यह नई थी। यह क्या नहीं थी? यह क्या नहीं थी? कार नहीं थी। ओके, कार क्या है? नाउन। और नाउन के बदले में जो आया इट, ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। एक और बात समझे, उसने एक कार खरीदी। उसने मतलब किसने? कोई ना कोई एक व्यक्ति ने ना। तो व्यक्ति क्या हो गया? नाउन। और व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने वाला ही, कि उसने खरीदी। उसने मतलब कोई मोहन होगा, कोई राम होगा जिसने खरीदी। तो यहाँ पर राम या मोहन कोई भी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने वाला ही क्या होगा? इट इज ऑल्सो द प्रोनाउन। ये भी प्रोनाउन होगा। ओके, ज्योति इज माई सिस्टर, ज्योति मेरी बहन है। शी इज गुड एट इंग्लिश, वह अंग्रेजी में अच्छी है। तो वह अंग्रेजी में अच्छी है, वह कौन? तो वह रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ज्योति को। ज्योति जब नाउन, ज्योति एक नाम है तो नाउन है, और नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए आया सी, नाउन के बदले में आया सी, तो सी विल बी द प्रोनाउन। ओके, समवन वाज स्टैंडिंग एट द डोर। समवन वाज स्टैंडिंग मतलब कोई खड़ा था। एट द डोर मतलब दरवाजे पर, कोई दरवाजे पर खड़ा था। कोई दरवाजे पर खड़ा था मतलब कोई यहाँ पर व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है जो दरवाजे पर खड़ा है। व्यक्ति चूंकि एक नाउन है और व्यक्ति के लिए आया समवन, नाउन के लिए जो आया दैट इज द प्रोनाउन, वो प्रोनाउन होगा। ठीक है,
यहां पर जान जाए कि एट द डोर होता है, एट द डोर मतलब दरवाजे पर, ठीक है। ऑन द डोर, इन द डोर ना लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? एट द डोर, दैट शुड बी रिमेंबर्ड। इट इज कॉस्टली, यह महंगा है। मैं कोई भी एक वस्तु को दिखाया और मैंने कहा कि इट इज कॉस्टली, यह महंगा है, तो यह क्या, वह वस्तु महंगा है। वस्तु क्या है? नाउन है, और नाउन को दर्शाने के लिए जो इट आया वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। एक और चीज जानते हैं जो काफी ज्यादा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, कि गुड के साथ क्या प्रीपोजिशन आएगा। अगर गुड के साथ कोई लैंग्वेज जुड़ती है, ओके, कोई सब्जेक्ट जुड़ता है, तो उसके साथ प्रीपोजिशन एट लगता है। गुड एट इंग्लिश, अंग्रेजी में अच्छा। गुड एट मैथमेटिक्स, मतलब गणित में अच्छा होना। गुड एट फिजिक्स, फिजिक्स में अच्छा होना, ओके। रामू इज गुड एट मैथमेटिक्स, मतलब रामू मैथमेटिक्स में अच्छा है। तो यहाँ पर गुड के साथ एट लगेंगे अगर कोई सब्जेक्ट को ऐड करना है तो, ओके। तो उम्मीद करता हूं आपको प्रोनाउन समझ में आया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को सीखेंगे। देयर आर 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन 11 है। अब ये 11 नाम याद रखना कहीं टफ नहीं। आप ये ना समझे कि 11 है तो कैसे याद रखेंगे, दैट्स हाउ इजी। कैसे है देखिए, ये देता हूं मैं आपको। ऐसे आप याद रखें, PP, DD, RR, EE, I। आप देखिए ये 11 होंगी, ओके, दीज आर 11। अब ये क्या है? P से क्या, तो P से समझेंगे पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, इंडिफरेंट प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये 11 प्रकार। तो आइए हम लोग एक एक करके आज जानते हैं और उसको डिटेल में भी जानेंगे। पहले आज नाम जान जाए, क्लियर हो जाए इन सबसे। द फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन आएंगे? तो पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, और इन सब के ऑब्जेक्ट केस भी। जैसे आई का मी, बी का अस, यू का ऑब्जेक्ट केस तो यू ही होता है, ही का हिम, सी का हर, इट का ऑब्जेक्ट केस इट ही होता है और दे का दे। इनके ऑब्जेक्ट केस भी आते हैं जो हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में भी सीखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन के बाद हम लोग सीखने जा रहे हैं पजेसिव प्रोनाउन के बारे में। पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन है? तो पजेसिव प्रोनाउन है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, दियर्स, दीज आर द पजेसिव प्रोनाउन। ये सारे पजेसिव प्रोनाउन हैं। ओके, आफ्टर पजेसिव प्रोनाउन वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेट करे, दर्शाए। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आएंगे दिस, दैट, these, those, such. Okay, this,
दैट, दीज, दोज, सच, और एक है द सेम ऑल्सो, द सेम। द सेम, SAME, सेम। तो आपने पढ़ा अभी तक डेमोस्ट्रेटिव। ओके, डेमोस्ट्रेटिव के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में, लेकिन टिल देन राइट पहले इतने को लिखते हैं हम लोग। द नंबर 4 इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसके अंतर्गत आते हैं ईच, आइदर, नाइदर। ओके, नंबर 5 इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो ही होते हैं, एक होते हैं वन ईच अदर और दूसरे होते हैं वन अनदर। ईच अदर एंड वन अनदर। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में और साथ साथ एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एंड नंबर 7 इज एम्फैटिक प्रोनाउन। यहां पर एक बात बताऊं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो जो आएंगे वही एम्फैटिक प्रोनाउन में भी आएंगे, और एम्फैटिक प्रोनाउन का एक और नाम है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। कहीं कहीं एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी लिखा रहता है। तो रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों में एक ही चीज आने वाले हैं, लेकिन दोनों एक सेंस में दोनों एक नहीं होंगे, वो अलग हो जाएंगे। ओके, यानी इन दोनों के अंतर्गत कौन कौन आ रहे हैं? माई सेल्फ, सेल्फ का प्लूरल होता है सेल्स, सेल्स। तो आवर चूंकि प्लूरल हो जाएंगे तो उसके साथ सेल्फ न लगा करके इसके प्लूरल सेल्फ लगाते हैं। बी के लिए आवर आते हैं, बी का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है आवर। तो चूंकि बी प्रोनाउन जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल प्रोनाउन होने के साथ साथ सेल्फ लगेंगे। प्रोनाउन जो प्लूरल प्रोनाउन होते हैं उनके साथ सेल्फ लगाने। तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, SELVES। ओके, अब यू के साथ देखिए, यू मतलब तुम सिमिलर होगा, लेकिन यू का मतलब जब तुम लोग या आप लोग होंगे तो वो प्लूरल होंगे। तो यू के साथ दोनों लगेंगे, योर सेल्फ भी लगते हैं और योर सेल्फ ये भी होते हैं। ओके, उसके बाद देखें, ही चूंकि सिंगुलर है तो ही से बनेंगे एम्फैटिक या रिफ्लेक्सिव में हिमसेल्फ। सी से बनेंगे हर सेल्फ। इट से बनाएंगे इट सेल्फ। ठीक है, उसी तरह से यहां पर दे से बनेंगे देम सेल्फ, प्लूरल है, सेल्फ लगेंगे। वन से बनाएंगे वन सेल्फ। ओके, तो ये माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ, दिस ऑल कम्स अंडर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज वेल एज एम्फैटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। ये सारे रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक और एम्फेसाइजिंग के अंतर्गत आएंगे। जब मैं बताऊंगा तो डिस्क्राइब भी करूंगा कि कब ये एम्फैटिक कहलाएंगे और कब ये रिफ्लेक्सिव कहलाएंगे। ओके, तो अभी फिलहाल आप लिख लें, उसके बाद जब मैं क्लियर करूंगा तो सारे कुछ को क्लियर भी होता चलेगा। राइट डाउन। नाउ द नंबर 8 इज, 8वां प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन।
इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इसे हम लोग एक पोएम की तरह याद कर लें। ओके, इंडेफिनिट प्रोनाउन में देखिए समवन, somebody, something, someone, somebody, something, no one, nobody, nothing, anyone, anybody, anything, everyone, everybody, everything। इसके अलावे some, all, none, ठीक है, few, और तो लिखा है मैंने, और भी बहुत सारे हैं जिसके अंतर्गत आएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कम्स अंडर इट, इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इंडेफिनिट के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन में आएंगे हु, whose, whom, which और what। ठीक है, which है, write down। नंबर 10 is इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में यही सब आएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो सारे इंट्रोगेटिव में भी आते हैं। ठीक है, बस उसका वर्ग बदल जाता है। हु होते हैं whose, whom, which, what। एक चीज ध्यान जाए कि रिलेटिव प्रोनाउन में एक और आता है दैट, जो रिलेटिव में है लेकिन इंट्रोगेटिव में नहीं होता है। ओके, और होम का स्पेलिंग WHO। and the last pronoun is the exclamatory pronoun। हमारे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन सिर्फ एक है, वो कौन है? what। बस, तो यही 11 प्रकार के प्रोनाउन हैं, लेकिन कंफ्यूजन इनसे है। तो इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हर एक प्रोनाउन को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, जैसे क्या क्या भी कंफ्यूजन हो सकती है वो समझ लें हम लोग। देखिए, आपने व्हाट को 3 जगहों पर लिखा है। एक रिलेटिव प्रोनाउन में व्हाट आया है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में व्हाट आया है, और इनफैक्ट ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में भी व्हाट आया है। तो व्हाट रिलेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में भी है। तो कहां पर व्हाट इंट्रोगेटिव की तरह काम करेगा, कहां पर व्हाट रिलेटिव की तरह काम करेगा, कहां पर व्हाट एक्सक्लेमेटरी की तरह काम करेगा, वो जानिए। और देखिए, कुछ आपने देखे होंगे रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन के बीच में, दोनों में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। ओके, ये सारे याद रहते हैं। तो कब माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ को कब एम्फैटिक समझा जाएगा, कब इन्हें रिफ्लेक्सिव समझा जाएगा, इन सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग आने वाली क्लास में क्लियर करेंगे 1 by 1। ओके, तो कैसा लगा आज का क्लास आप बताएं जरूर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन इन डिटेल्स।
डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में और उसके यूज कहाँ करते हैं वो भी जानेंगे हम लोग। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? इफ यू लाइक द क्लास काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।